सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मुझे आप मैसेज करके और पूछ सकते हैं। प्रतिदिन कई लोगों के मैसेज आते हैं और सभी के रिप्लाई देता हूं। और आप लोगों को कोई पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा में जो 6 महीने पहले के एसएमएस हैं उनमें जाकर के और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन पहला दिया है व्याख्या प्रणाली, दूसरा दिया है तुलना प्रणाली, तीसरा दिया है समीक्षा प्रणाली, चौथा दिया है गीत एवं नाट्य प्रणाली। सही क्या रहेगा ये बताना है। तो जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। जो व्याख्या प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत श्लोकों के एक एक पद्य का अर्थ जाना जाता है और श्लोक के प्रत्येक पद के अन्वयार्थ को भी व्याख्या प्रणाली के साथ रखते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए जो तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, गीत जो कि गीत एवं नाट्य प्रणाली जो ऑप्शन में दिए हैं आदि एकाएक पदार्थ बोधन नहीं कर सकते, ये है। तो सही क्या रहेगा? जो व्याख्या प्रणाली है ये रहेगा इसका सही उत्तर पहले वाले का। चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? तो गद्य शिक्षण में विशेष महत्व बताना है, किसका नहीं है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है अनुकरण वाचन का, दूसरा दिया है विचार विश्लेषण का, तो अनुकरण वाचन का भी है, विचार विश्लेषण का भी महत्व है और काठिन्य निवारण का भी है। लेकिन जब गद्य शिक्षण की बात की जाती है तो लय युक्त सस्वर वाचन वहाँ पर नहीं होता है। ये पद्य शिक्षण का एक पहलू है। जो आपने काव्य शिक्षण के दो पहलू देखे होंगे, एक तो होता है गद्य शिक्षण, दूसरा होता है पद्य शिक्षण। तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत तो अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषण, काठिन्य निवारण आदि शामिल रहते हैं, परंतु जो लय युक्त सस्वर वाचन है उसमें गद्य शिक्षण में ये नहीं होता, बल्कि ये कहें कि पद्य शिक्षण का ही एक ये पहलू है। तो जो डी नंबर वाला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे दिया हुआ है संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं, ध्यान से, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों के। तो संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है छात्रों के? रसानुभूति कराना, क्या ये उद्देश्य नहीं है? गति, यति, लय एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकल्प करना, ये होगा। या फिर शब्द भंडार में वृद्धि करना। संस्कृत काव्य शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं जो हमें संस्कृत शिक्षण के समय उपयोग करने होते हैं, जैसे कि काव्य में रस की अनुभूति कराना, काव्य में ही लय गति को भी अपने अंतर्निहित पुट में सन्निहित करना। तो इन सभी से अपन ये समझ सकते हैं कि शब्द भंडार में वृद्धि करना एकमात्र एक ऐसा विकल्प यहाँ पर है जो काव्य शिक्षण में उपयोग नहीं किया जाता है जिसका। तो यही रहेगा यहाँ पर सही उत्तर, शब्द भंडार में वृद्धि करना। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है मैं मुख से बोलता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं मुख से बोलता हूँ वाक्य का अनुवाद होगा। तो सामान्य वाक्य है मैं मुख से बोलता हूँ, इसका वाक्य में अनुवाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अहम मुखम बदामी। क्या ये होना चाहिए अहम मुखम बदामी? बिल्कुल गलत हो जाएगा, मुखैन होना चाहिए था। आगे पूरा सही क्या होता है इसका? अहम मुखैन बदामी, मुख से बोलता हूँ। अहम मुखम बदती, तो अहम दिया है तो अहम के साथ बदती कहाँ होगा? बदामी होना चाहिए था, ये भी गलत है। अहम मुखैन वदिष्यामि, हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अहम मुखेन वदिष्यामि। ठीक है आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वदिष्यामि दिया है, मुखेन दिया है, वदिष्यामि दिया है। ठीक है आगे चलते हैं। अहम मुखेन वदामि, क्या कह रहे हैं? अहम मुखेन वदामि, तो ये ज़्यादा सटीक है, अहम मुखेन वदामि।
तो ये रहेगा अपना सही उत्तर। यहाँ पर जो ज़्यादा करेक्ट है ये हो जाएगा सही। आगे, मया रामः दृश्यते, क्या कह रहे हैं? मया रामः दृश्यते। तो वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर क्या होगा? अहम रामः पश्यामि, क्या ये होगा? तो रामः होगा क्या? रामः तो हो ही नहीं सकता है, कर्म कारक का प्रयोग होना, ये तो करता है, बिल्कुल से गलत होगा। अहम रामम पश्यामि, हाँ ये हो सकता है। आगे चलते हैं, अहम रामम दर्शयामि, ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। आगे, मया रामम पश्यामि, मया तो होगा नहीं, अहम चाहिए था, तो यहाँ ज़्यादा सब कुछ है सही। अहम भी दिया है, रामम भी दिया है और पश्यामि भी दिया है, तो जो बी नंबर वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। और वाच्य के भेद आपको पता ही हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये ठीक, आगे चलते हैं। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है। देखिए, निरंतरता कौन प्रत्यय बताता है ये बताना है अपन को। त्वा प्रत्यय बताता है क्या निरंतरता, या फिर जुम्रिन प्रत्यय एक नया यहाँ पर दे दिया है, क्या ये बताता है क्या? या फिर ये कहें क्ता प्रत्यय जो है ये बताता है क्या? या फिर क्षत्रि प्रत्यय है ये बताता है? तो देखिए, वर्तमान कालिक है और निरंतरता घोषित कर रहा है, तो यही रहेगा सही उत्तर जो डी नंबर वाला दिया हुआ है। और शब्द कौन सा बनता है इसमें? पठन, बदन, लेखन, इस प्रकार से शब्द बनते हैं, और इसका आ शेष बचता है स्त्री प्रत्यय का, तो ये रहेगा सही जो डी नंबर वाला दिया है ये। आगे दिया है थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आपको ध्यान से पहले देखना है, समझना है और फिर उत्तर देने की कोशिश करना है। जानी ही शब्द दिया है, यहाँ पर धातु कौन सी है? ज्ञा धातु से बना है जानी ही। धातु का रूप होता है, क्या होता है रूप? ऑप्शन दिया हुआ है पहला, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा ये अलग है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पर लंग लकार का बता दिया। आगे, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। आगे चलते हैं, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो सही क्या रहेगा? यहाँ पर ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु से शब्द बनाना है। जानी ही कहाँ बनेगा? थोड़ा सा मिसप्रिंट है। लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, उसमें ये रूप बनता है जानी ही शब्द बनता है। आगे, संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम, क्या कह रहे हैं? संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। वाक्य में अव्यय पद है, अब आपको यहाँ पर अव्यय पद छांटना है। क्या है अव्यय पद? देखिए, दूरीकरणाय ये तो षष्ठी विभक्ति दिख रही है, तो ये तो अव्यय नहीं है, तो ये तो अपना गलत हो जाएगा ऑप्शन। नगरे में भी विभक्ति दिख रही है, तो ये भी नहीं होगा। आवश्यकम भी, बताइए आवश्यक होगा कि नहीं? आगे चलते हैं, जो दिया हुआ है संप्रति, हाँ ये अपन को सीधा सीधा अव्यय मिल गया। डायरेक्ट यदि अव्यय दिख जाए तो वहां पर लगाने की कोशिश करना है। डायरेक्ट ये दिख गया तो संप्रति डी नंबर ही रहेगा सही इसका, तो ये अव्यय पद है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकथितंच सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? हाँ, आपने सूत्र पढ़ा होगा अकथितंच के बाद में दोह, याच, पच, दंड, रुधि, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुष, शान, निहरी, कर, सुबह। कितनी धातुएं होती हैं द्विकर्मक धातुएं जो यहाँ पर बताई गई हैं? यहाँ पर कौन कौन सी हम बता देता हूँ। दोह, याच, पच, दंड और भी रुध। दोह, याच, पच, दंड, रुधि, पृच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, इस प्रकार की हैं 16 धातुएं हैं। तो यहाँ उत्तर क्या रहेगा सही? जो ए नंबर वाला दिया हुआ है यही होगा सही। अकथितम च जो सूत्र है इसके अंतर्गत टोटल 16 धातुएं आती हैं। तस्मै पद का विभक्ति एक वचन है,
तस्मै पद का विभक्ति एक वचन आपको बताना है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, या सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। बहुवचन है, यहाँ सप्तमी का बहुवचन, यहाँ एक वचन दिया है। तो तस्मै दिया हुआ है शब्द, तो ना तो यहाँ पर सप्तमी है ना ही चतुर्थी है, सीधी सीधी षष्ठी विभक्ति दी हुई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तस्मै पद का विभक्ति एवं वचन है, तो तस्मै पद का विभक्ति एवं वचन बताना है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन पहला दिया है चतुर्थी एक वचन, ठीक है, षष्ठी एक वचन दिया है, सप्तमी एक वचन दिया है और सप्तमी बहुवचन दिया है। तो सप्तमी एक वचन और बहुवचन तो होता नहीं है, ना एक वचन है ना ही बहुवचन है। चतुर्थी एक वचन दिया है, बिल्कुल सही रहेगा। तस्मै पद में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, षष्ठी भी नहीं होगा। क्या रहेगा सही उत्तर? जो ए नंबर वाला दिया हुआ है यही होगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दा धातु किस गण की है? देखिए गण अलग अलग प्रकार से 10 प्रकार के होते हैं, तो 10 गणों में से आप लोगों को बताना है कि जो ये दा धातु है ये किस गण की है। ऑप्शन पहला दिया है भ्वादि गण, जिसमें भू आदि धातुएं आती हैं, आपने पढ़ा होगा भवति, भवतः, भवंती, ये भवादि गण के हैं। दूसरा है अदादि गण, तीसरा है तनादि गण, चौथा दिया हुआ है जोहत्यादि गण। 4 प्रकार के ऑप्शन दिए हैं। दा धातु किस गण की है? तो जो दा धातु है ये जोहत्यादि गण है, इस चौथे नंबर वाले की, ये रहेगा सही उत्तर। और इसके रूप कैसे चलेंगे? ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं, एक और आसान सा प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ये क्षत्रिय वालाक्षा दिया हुआ है, तो ये किन किन वर्णों के से मतलब मेल से बनता है या फिर मिल करके बनता है? प्रश्न में भी दिया हैक्षा मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? का और क्षा से, का औरକ୍ଷା से, या फिर चा औरକ୍ଷା से, या चा और सा से। तो किस वर्णों से मिलकर के बना है ये आपको बताना है। तो सही क्या रहेगा? जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। का और शा से मिलकर के ये बनता है, और ये अलग अलग हैं। और एक चीज़ और है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो ता और रा है इससे मिलकर के त्रा बनता है, और क्षत्रिय वाला तो आपको पता ही है। ठीक, आगे चलते हैं एक और। हाँ, जा और यहाँ से ज्ञा भी आप लोग देख लें, जा और यहाँ से मिलकर के क्या बनता है? ज्ञा बनता है, ये वाला। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे मनोरथः दिया हुआ है, मनोरथः उदाहरण है, तो मनोरथः किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, या प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है? तो मनोरथ शब्द जो दिया हुआ है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनोरथ जो दिया है इसके पहले भी रिपीट हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि जो मनोरथ शब्द है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। जो सी नंबर होगा यही रहेगा सही। दृश्य धातु से सत्री प्रत्यय करके निष्पन्न होगा, दृश्य धातु से सत्री प्रत्यय करके निष्पन्न होगा, कौन सा शब्द बनेगा दृश्य धातु से? ऑप्शन पहला दिया हुआ है दृश्यन, दूसरा दिया है पश्यन, तीसरा दिया है दर्शन, और चौथा दिया है दृष्टि। तो क्या रहेगा सही? जो बी नंबर पर लिखा हुआ है, सत्री प्रत्यय है ना, दृश्य धातु है, तो पश्यन शब्द बनेगा, ये वाला। ठीक, तो ये रहेगा सही। और पश्यन, पश्यन्तौ, पश्यन्तः, इस प्रकार के रूप बनेंगे इसके। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। बिल्कुल आसान प्रश्न है और थोड़ा सा घुमा के इसलिए पूछ लेते हैं कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा है? यण प्रत्याहार है, सल प्रत्याहार है, हश प्रत्याहार है, अश प्रत्याहार है, ये बताना है।
तो ऊष्म वर्णों का जो बोधक प्रत्याहार है ये शल प्रत्याहार होता है। सल ऊष्माणाम जो बोलते हैं ना सूत्र, ये रहेगा सही। कौन कौन से वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत? सा, शा, सा और हा। यण वर्ण कौन कौन से होते हैं? या, वा, रा, ला। और यहाँ पर दिया हुआ है जस प्रत्याहार, जस अश प्रत्याहार। अश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जा, बा, गा, डा, दा, ये। और सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हा, या, वा, रा, ला, यम, म, ग, ण, न, घ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ये आते हैं। ठीक, तो सही क्या रहेगा? जो ये हस प्रत्याहार दिया, हाँ हस नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, सल दिया है, सल प्रत्याहार। सही उत्तर अपना है ये बी नंबर वाला, सल ऊष्माणाम, तो शल रहेगा सही उत्तर। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे पुनः एक नए वीडियो के साथ और भी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और जो जो प्रश्न आते हैं आप उससे संबंधित पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, पूछे जा सकते हैं।